हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत दोस्तों राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा डिस्कस चल रहा था। दोस्तों, इस राजनीति विज्ञान के सेकंड प्रश्न पत्र में हम लोक प्रशासन का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसमें एक विशेष बात मैं आपको बता दूं दोस्तों। कुछ यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड ईयर के अंदर लोक प्रशासन को पढ़ाया जा रहा है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें लोक प्रशासन को फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जा रहा है। तो जो मेरे दोस्त कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये तो बीए थर्ड ईयर की क्लासेस है, इसमें बीए फर्स्ट ईयर को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, लोक प्रशासन एक ही होता है। मैंने सब चेक किया, पूरा सिलेबस सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम टॉपिक है, सब कुछ वो का वही है। इसलिए आप निश्चिंत होकर इसे बीए फर्स्ट ईयर वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर के महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे संगठन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। संगठन के विभिन्न सिद्धांतों पर हमारा एक डिस्कशन होगा। दोस्तों, जो भी हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि हमारे इस सेशन पर बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, और वो भी क्लास नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। क्लास नोट्स के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास बीए विद क्लास नोट्स, बीए है ना, तो कंप्लीट नोट्स के साथ में। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है, वहां पर मिलेगी। और वहीं पर ही आपको हमारे डेली लेक्चर होते हैं, डेली लेक्चर के अपडेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलते हैं। इस सब के अलावा दोस्तों, अब आपका अपना एक नजरिया बदलना होगा बीए पढ़ने वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं दोस्तों। जो भी मेरे बीए के स्टूडेंट हैं जो बीए कंप्लीट होने के बाद में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो या किसी स्टेट पीसीएस की या कई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं विशेष बता दूं दोस्तों कि हमारी ये सभी क्लासेस स्पेशली यूपीएससी को फोकस करते हुए आपको पूरे कंसेप्ट प्रोवाइड करती है। इसके माध्यम से आप अपने यूपीएससी लेवल के तक दोस्तों अपने कंसेप्टों को क्लियर कर सकते हैं। अर्थात यूपीएससी में जिस प्रकार से एनालाइज आपको करना होता है, उस एनालाइज का पूरा एक बेसिक पूरा बेसिक एनालिसिस है दोस्तों, वो हमको आज आपको यही बीए के तहत ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक जितने भी टॉपिक हम आपको पूरे 36 सब्जेक्ट के अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर हम डिस्कस करेंगे, सबके सब विस्तार पूर्वक होंगे। और वैसे तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, हम किसी टॉपिक को सब्जेक्ट के अंदर छोड़ते ही नहीं है, टोटल टॉपिक को कवर करते हैं, पूरा क्रम अनुसार हम इसमें अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट से ले लिया तो एक टॉपिक सेकंड से ले लिया, एक टॉपिक थर्ड यूनिट से ले लिया, इस प्रकार से नहीं दोस्तों। बल्कि चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, चूंकि हर एक जो जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टॉपिक है, हमें याद होने चाहिए, हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यूपीएससी करना आगे चलकर, है ना। इस कारण से दोस्तों पूरे डिटेल में, पूरे विस्तार पूर्वक ही आपको सभी लेक्चर यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, और जिन दोस्तों को हमारे लेक्चर नहीं मिल पाते हैं, जो बार बार कमेंट करते हैं सर इसकी लिंक से, इस टॉपिक की लिंक सेंड कीजिए, उस टॉपिक की लिंक, उन लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर थोड़ा सा कष्ट करें, अपनी उंगलियों को कष्ट दें, है ना। चैनल के अंदर जाए, चैनल में जाकर के दोस्तों प्लेलिस्ट बनाई गई है आप लोगों के लिए, थोड़ा कष्ट करके देखे तो सही। आपके सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, और उस सब्जेक्ट में सभी टॉपिकों पर अलग अलग वीडियो लेक्चर है, उनको अपने टॉपिक के अनुसार सर्च करो और आराम से क्रम अनुसार सभी टॉपिक को देख सकते हो आप। तो थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को भी, है ना। ऐसा तो नहीं कि सबके सब दोस्तों मैं ही कर दूं, इतना हलवा पका के आपको दे रहा हूं, तो खाना तो अपने हाथों से पड़ेगा ना आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप पे अगर आप हमारे साथ कोई अपने डाउट शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से जो है व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर ले, और इन नंबरों पर व्हाट्सएप ज्वाइन करके और आप हमसे जो है डाउट शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जिसे ज्वाइन करके आप सभी क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन आज का, शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत आज हम ये सेकंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं पिछले लास्ट लेक्चर से ही। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है, अर्थात कि संगठन के जो सामान्य परिचय वाला जो हमने टॉपिक लिया था, उसको अगर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उसको जरूर देख लें। उसको देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को स्टार्ट करें।
ठीक है ना। तो संगठन का अर्थ, परिभाषा वगैरह वो समझना बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के आपको ये पूरा टॉपिक्स अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें आज हम बात करेंगे संगठन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में और उनकी समस्याओं के बारे में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जान लेते हैं आज के पूरे लेक्चर का सारांश क्या है। तो एकदम सिंपल सा सारांश है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम संगठन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो उसी प्रकार से संगठन के जो प्रमुख 8 सिद्धांत है दोस्तों, इन 8 सिद्धांतों पर वन बाय वन करके हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये किस किस प्रकार के सिद्धांत है, अर्थात कि एक संगठन के अंतर्गत, एक सफल संगठन के अंतर्गत, इस प्रकार के संगठन के, किसी भी सफल संगठन के अंतर्गत क्या इनका होना आवश्यक है, क्या इस प्रकार के सिद्धांतों का होना आवश्यक है या नहीं। ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि जो सिद्धांत आपको दिए हैं, जो आधार दिए हैं, जो ये सिद्धांत, ये 8 सिद्धांत दिख रहे हैं आपको, अगर ये 8 सिद्धांत का किसी संगठन में पालन नहीं किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा संगठन के अंतर्गत, ये भी प्रमुख बातें हैं, तो इसको भी हमें जानना आवश्यक होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए वन बाय वन करके दोस्तों इनका डिस्कशन करते हैं, वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला है दोस्तों पद सोपान। पद सोपान ये क्या होता है? पद सोपान देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसको एनालाइज करा करें, थोड़ा एनालाइज करने की आदत डालें अपने अंदर कि किसी टॉपिक को एनालाइज कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट आपको हजारों किताबों, यार बहुत सारी किताबें हो सकती है, कहीं से भी मिल जाएगा वो आपको, अभी आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल करेंगे तो भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन उसकी व्यवहारिक समझ आपको होना आवश्यक है। अगर व्यवहारिक रूप से समझते हैं तो ठीक है, और अगर आपने व्यवहारिक रूप से उसको नहीं समझा है ना, तो वो आपको हमेशा तकलीफ देने वाला है। ठीक है ना। इसीलिए अब देखिए यहां पर एक सिद्धांत, संगठन के लिए एक सिद्धांत दिया है, और वो सिद्धांत है दोस्तों पद सोपान का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान का सिद्धांत का मतलब सिंपल सा ये होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब कोई सरकार के द्वारा एक विभाग बनाया जाता है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम जैसे हम ले लेते हैं दोस्तों, कोई सा भी विभाग ले लीजिए, जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट ले लेते हैं हम, कि सरकार ने एक शिक्षा विभाग बनाया, और वो काय के लिए बनाया कि वो विभाग सिर्फ इस देश में जितनी शिक्षा व्यवस्था है उस पर ही कार्य करेगा, इसके अलावा दूसरा कार्य नहीं करेगा। तो सरकार ने एक विभाग बना दिया, पूरा एक शिक्षा विभाग ने उसका नाम रख दिया। अब वो शिक्षा विभाग क्या, अब मुझे बताइए, क्या वो शिक्षा विभाग अकेला पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को संभाल सकता है? उस पर नियंत्रण रख सकेगा? क्या शिक्षा व्यवस्था में विकास कर पाएगा? उसमें जो गुणता है वो ला पाएगा? क्या ये सारे कार्य कर पाएगा एक अकेला विभाग? तो दोस्तों आप सभी को पता है वो अकेला नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे छोटे छोटे अलग से विभाग बनाने पड़ेंगे, और छोटे छोटे विभाग बना करके वो उन विभागों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करेगा, तभी जा करके तो वो छोटे छोटे विभाग वहां पर उचित रूप से कार्य कर पाएंगे अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, है ना। अब वो जो छोटे छोटे विभाग बने हैं, जो उप विभाग बनाए हैं, वो छोटे छोटे विभाग भी अपने अपने अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग कार्य सौंप देंगे। किसी को शिक्षा के विस्तार का कार्य सौंप दिया, किसी को शिक्षा व्यवस्था की जो है कमियों को ढूंढने का कार्य सौंप दिया, किसी को नियंत्रण का कार्य सौंप दिया कि वो भाई सभी पर नियंत्रण रखे कि कोई अच्छे से कार्य कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, वो ना। तो अलग अलग प्रकार की जो टास्क होती है कार्य की, वो अलग अलग लोगों को दे दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक क्रम बन गया, है ना, कि उच्च अधिकारी, उसके बाद फिर निम्न अधिकारी, फिर और निम्न अधिकारी, फिर और निम्न कर्मचारी, इस प्रकार का एक पद सोपान बन गया। इसी को पद सोपान कहते हैं। ये सीढ़ी नुमा एक पद सोपान होता है। ठीक है ना, कि सबसे नीचे एक कर्मचारी होता कार्य करने वाला, उसके बाद में उसका एक अधिकारी होता, फिर उसका भी एक अधिकारी होता, उसका भी एक अधिकारी होता है ना। जो प्रमुख विभाग है पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसका भी एक प्रमुख विभाग होगा, अर्थात कि उसका भी एक बॉस होगा। कौन होगा वो बॉस? भाई पूरा बॉस है, और जो है संसद होगी, जो सरकार होगी, प्रमुख सरकार, जिसने वो डिपार्टमेंट का निर्माण किया है। क्लियर है ना। तो यही सब कुछ पद सोपान होता है दोस्तों। अब यही सब कुछ आपको स्लाइड में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए। देखिए, प्रशासन में संगठन के कार्य को कई भागों में बांटा जाता है। नीचे के संगठन का ढांचा अनेक भागों में विभाजित हो जाता है, और ये अनुमान भी अनेक कर्मचारियों में बिखर जाते हैं। इस प्रकार संगठन का स्वरूप पद सोपान के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने से ऊपर के कर्मचारी के प्रति उत्तरदायी होती है। वही चीज, सारी चीज तो लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है ना। तो संगठन के पद सोपान के सिद्धांत का अर्थ होता है कि संगठन में सत्ता जो है, कर्तव्य नीचे की ओर क्रम जाता है, तो नीचे को क्रम बिल्कुल जाएगा ना भैया। जो कर्तव्य है, कर्तव्य का क्रम नीचे की ओर जाएगा। मेन ऊपर सबसे बड़ा आपका डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के छोटे छोटे विभाग बना दिए गए हैं, उप विभाग बना दिए गए हैं, विभाग है, विभागों के उप विभाग है, उन उप विभागों के कार्य भी अलग अलग कर्मचारियों को सौंप दिए गए हैं। तो इस प्रकार से उत्तरदायित्व का भाव जो है नीचे की ओर जा रहा है, पूरा क्रम बन रहा है। ठीक है ना। तो संगठन में पद सोपान के सिद्धांत का दूसरा नाम क्रमिक प्रक्रिया है। तो भाई यहाँ पर पूरा कार्य एक क्रम के अनुसार चलता है, इसलिए इसको क्रमिक प्रक्रिया भी कह दिया जाता है। तो इसमें गलत क्या है?
बताइए, ये पद सोपान का सिद्धांत समझ आया आप लोगों को, है ना? इसमें कुछ डाउट है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना कोई डिफिकल्ट तो है नहीं कि और अच्छे से कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो। एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल खुद बनाना सीखिए। जब आप खुद एग्जाम्पल बनाएंगे, उसी का मतलब तो होता है कि एनालाइज करना। और जिस दिन आपके अंदर एनालाइज करने की क्षमता उत्पन्न हो गई, उस दिन दोस्तों आप समझ लेना कि आप यूपीएससी के लायक है, आप यूपीएससी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूं कि एनालाइज किया करो, जो टॉपिक हो जिसको पढ़ रहा हो उसको एनालाइज किया करो। ठीक है, चलिए सेकंड पर मूव करते हैं दोस्तों, नियंत्रण का क्षेत्र। क्या होता है ये नियंत्रण का क्षेत्र? अरे भाई देखिए, समझिए, व्यवहारिक रूप से समझिए। नियंत्रण का क्षेत्र अर्थात ये है कि जो कार्य कर रहा नीचे का कर्मचारी है, नीचे का डिपार्टमेंट है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, और उचित नियंत्रण होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। एक ऊपर का जो अधिकारी है, अगर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर इतना उचित नियंत्रण रख पा रहा है, तो वो संगठन बहुत अच्छे से कार्य करेगा। लेकिन अगर उस संगठन पे ज्यादा नियंत्रण हो रहा है, इतना नियंत्रण हो रहा है कि वो कार्य ही उचित रूप से नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में जो संगठन का उद्देश्य है ना, वो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना? संगठन संगठन संगठन, ये क्या संगठन क्या है दोस्तों? मैं पहले बोल चुका हूं आप लोगों से, एक विभाग मान लीजिए, एक औद्योगिक क्षेत्र मान लीजिए, एक उद्योग, कंपनी, कुछ भी मान लीजिए दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करेंगे, तो प्रत्येक एक कंपनी का, प्रत्येक उद्योग का एक संगठन होता है, जो पूरे संपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। चूंकि हम यहाँ लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो सरकारी संगठन की बात कर रहे हैं, तो सरकारी संगठन मतलब क्या? सरकार के जो विभाग है, जो स्पेशल विभाग होते हैं कार्य करने के लिए, हम उन विभागों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, इसको आप स्लाइड पर आ जाइए, स्लाइड पर इसको पढ़ के समझ लेते हैं। किसी संगठन में कुशल कार्य संचालन के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कर्मचारी वर्ग पर यह नियंत्रण ये देखने के लिए लगाया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी निर्धारित नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो उसको आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेशों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है कि उच्च अधिकारी कुछ सीमित अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य पर नियंत्रण रखे, लेकिन उचित नियंत्रण रखे। यहाँ स्लाइड पर लिखना छूट गया है ना? नियंत्रण ही नहीं, उचित नियंत्रण होना चाहिए, अनुचित नियंत्रण नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, तो अर्थात नियंत्रण के क्षेत्र से हमारा अभिप्राय है कि एक अधिकारी आसानी और प्रभावशाली ढंग से कुछ सीमित संख्या में ही उसके अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। एक व्यक्ति साधारणतः 5 से 12 व्यक्तियों पर ही नियंत्रण रख सकता है। अगर आप कहते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा कर दिया और 1000 लोगों का एक डिपार्टमेंट पकड़ा दिया, आप सब पे नजर रखिए, तो ये संभव नहीं है। वो एक व्यक्ति है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा जो उसके सामने आएगा सबको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आदेश की एकरूपता का सिद्धांत। अब दोस्तों, आदेश की एकरूपता के सिद्धांत से आप क्या समझेंगे? भाई यहाँ पर भी कुछ भी टिपिकल नहीं है, एकदम आसान शब्दों में। एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा, मुझे थोड़ा सा टाइम देखना है। यार, आप लोग पढ़ाने के चक्कर में इस पूरे, पता है स्टूडियो में घड़ी भी नहीं लगाई है, क्योंकि वो जब घड़ी सामने रहती है ना, तो फिर टाइम के हिसाब से क्लास चलती है, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि क्लास टाइम के हिसाब चले। चलो छोड़िए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आदेश की एकरूपता का सिद्धांत। आदेश की एकरूपता का सिद्धांत। तो आदेश की एकरूपता क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? आदेश की एकरूपता का मतलब होता है कि देखिए, कोई एक व्यक्ति कार्य करने वाला है, अगर उस, देखिए कर्मचारी एक है, अगर उसके, अगर उसका एक ही बॉस होगा जो उसको आदेश दे रहा कार्य करने के लिए, तो वो कार्य उचित रूप से बिल्कुल कर पाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक कर्मचारी है, उसके दो या ज्यादा बॉस है, दो बॉस है। अब एक ने बोला कि भाई तू ये कार्य करेगा, दूसरा बोला नहीं नहीं तू पहले मेरा कार्य करेगा, जो कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के साथ होता है, जो सरकारी कार्यालयों में होता है, और इसी कारण से कार्य बहुत डिले भी होते हैं, है ना? तो एक कर्मचारी के दो अधिकारी नहीं होना चाहिए, अर्थात कि एक कार्य करने वाले को दो जगह से आदेश नहीं मिलना चाहिए। एक कार्य करने वाले को एक जगह से ही आदेश मिलना चाहिए, है ना? तभी जाकर के वो कार्य उचित रूप से संचालित हो सकता है, और यही मतलब होता है आदेश की एकरूपता का, है ना? इसको एक बार आप स्लाइड में खुद पढ़ लेना दोस्तों, समझ चलिए यार, पढ़ा देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे सर हमको बताया नहीं। चलिए, आदेश की एकरूपता का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि व्यक्ति एक ही व्यक्ति का अधीनस्थ होना चाहिए। अधीनस्थ मतलब कि उसके नीचे का कर्मचारी होना चाहिए, अर्थात कि उस कर्मचारी का एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए, उसे एक ही व्यक्ति के आदेश का निर्देश मिलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सामाजिक संगठन दोहरे नियंत्रण मतलब समझ जाइए, दो बॉस, ठीक है, तो दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं बैठ सकता। यदि इस सिद्धांत की अवहेलना की जाती है, अगर ये सिद्धांत नहीं माना जाता है संगठन में, तो संगठन का स्वरूप खतरे में पड़ जाएगा। संगठन का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से उस संगठन को बनाया गया था, वो उद्देश्य कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह संगठन में पुनः आदेश की एकरूपता स्थापित
हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता। उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, भाई जितना उत्तरदायित्व उतनी सत्ता, या जितनी सत्ता उतना उत्तरदायित्व। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर किसी व्यक्ति को आपने कार्य दिया करने के लिए, तो भाई उसको उतनी स्वतंत्रता भी दीजिए ताकि वो उचित रूप से और पर्याप्त रूप से अपनी क्षमता के अनुसार उस कार्य को कर सके। ऐसा नहीं कि वो कार्य करने वाला कोई और है और उस पर इतना नियंत्रण आपने लगा दिया कि नहीं भाई आज आपको इतना ही कार्य करना है। हो सकता है कि उसमें वो ज्यादा क्षमता हो कार्य करने की, या हो सकता है कि जिस दिन आप कार्य करवा रहे हो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो है बस उकड़े हुए मन से कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो उसको इतनी स्वतंत्रता होना चाहिए, इतनी स्वतंत्रता अर्थात इतना अधिकार उस कार्य को लेकर होना चाहिए कि वो स्वतंत्र स्वरूप अर्थात स्वतंत्र रह करके वो उस कार्य को अच्छे से कर सके। ठीक है ना, तो विद्वानों के अनुसार, स्लाइड में देखिए जरा, स्लाइड पर आ जाइए वापस से फटाफट। तो विद्वानों के अनुसार संगठन के सफल संचालन के लिए सत्ता और उत्तरदायित्व में मेल होना चाहिए। मतलब अगर आपने उत्तरदायित्व किसी को दिया है तो उसको तो सत्ता भी दीजिए। उसको सत्ता दी है तो उत्तर सत्ता मतलब अधिकार, उत्तरदायित्व मतलब कर्तव्य। ठीक है ना, इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को किसी भी विशिष्ट कार्य करने के लिए लगाया जा रहा है, उस व्यक्ति को उसी कार्य के अनुरूप अधिकार या सत्ता भी मिलना चाहिए, जिससे वह अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण कर सके, अपने कार्य को पूर्ण स्वतंत्र रूप से अच्छे से कार्य को संचालित करते हुए उसको एंड तक पहुंचा सके। और सत्ता के बढ़ने के साथ साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। भाई अगर आपके अधिकार बढ़ेंगे तो कर्तव्य भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है ना, अतः ये आवश्यक हो जाता है कि कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी स्तरों पर सत्ता तथा उत्तरदायित्व में अनुरूपता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पुनर्गठन का सिद्धांत। पुनर्गठन का सिद्धांत से क्या समझेंगे आप लोग? भाई पुनर्गठन का सिद्धांत का मतलब सिंपल सा, अभी स्लाइड मत देखिए, आप समझिए पहले इसको। पुनर्गठन का सिद्धांत मतलब समझिए कि हो सकता है भाई कुछ संस्था या कुछ संगठन ऐसे हैं जो आज से 50 साल पहले बना दिए गए थे। अब मुझे ये बताइए कि 50 साल में आज परिस्थितियां बदली नहीं होगी क्या? बदली होगी ना। तो जब परिस्थिति बदली हुई परिस्थितियों में क्या पुराने संगठन उन जो कार्य करने का तरीका पुराने संगठनों का था, आज से 50 साल पहले जो कार्य करते थे वो संगठन, क्या उसी तौर तरीके से उसी जो नीति थी उनकी प्रक्रिया थी कार्य करने की, क्या उसी प्रक्रिया से आज भी कार्य करना संभव होगा क्या? भाई परिस्थितियां पूरी बदल चुकी है, तो बदली हुई परिस्थितियों में उनके कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो भी बदली हुई होना चाहिए, अर्थात कि वर्तमान में वो सटीक भेटे। जब वो आज के वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से वो संगठन कार्य करेंगे, तभी जाकर के तो वो उचित कार्य कर पाएंगे ना, अपने लक्ष्यों की उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। तो उन लक्ष्यों की या उद्देश्यों को की पूर्ति करने के लिए उन संगठनों में भी पुनर्गठन होते रहना चाहिए। भले ही आपके संगठन का निर्माण भले 50 साल पहले हुआ हो या 1000 साल पहले हुआ हो, अगर वो समय के साथ साथ बदलते गए संगठन अगर परंपरागत तौर तरीके से काम करने की जगह अगर उन संगठनों में समय के बदलाव के साथ साथ परिवर्तन हुआ है, तो संगठन सही होगा। तो इसलिए यह कहा गया है कि वही संगठन उचित रूप से और सक्सेसफुली कार्य कर सकता है जिस संगठन ने अपने आप में समय के अनुसार बदलाव कर लिए हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अब इसको पढ़ लेना यार प्लीज, बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल समझ आएगा आप लोगों को ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों समन्वय का सिद्धांत। तो समन्वय का मतलब सिंपल सा होता है कि अधिकारी और कर्मचारी इनके बीच में समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अधिकारी जो है कर्मचारी को बहुत ज्यादा निम्न समझे, बहुत ज्यादा तुच्छ समझे, या कर्मचारी को मतलब कुल मिलाकर के जो पूरा संगठन है उसमें जितने भी लोग कार्य करने वाले, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे उसको कितनी भी, एक मान लेते हैं किसी की सैलरी 5,000 होगी, किसी की सैलरी 20,000 होगी, वो किसी की सैलरी हो सकता है जो बड़ा अधिकारी उसकी 1.5 या 2 लाख सैलरी हो, तो 1.5 2 लाख सैलरी वाला जो 5,000 की सैलरी वाला जो कर्मचारी है उससे तो बात करना भी पसंद नहीं करता है। हमारे सरकारी कार्यालयों में क्या होता है, ये तो समस्या है हम लोगों की आज, है ना। तो उनके बीच में ये समस्या नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां पर एक तालमेल होना चाहिए। पूरा जो संगठन है पूरी टीम भावना के साथ कार्य करे, और जब टीम भावना के साथ कार्य करेगा तो संगठन अर्थात जो विभाग बनाया था, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभाग बनाया था, उसके उन उद्देश्यों की पूर्ति बहुत आसानी से और बहुत जल्दी की जा सकती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये स्लाइड में यही है। और नेक्स्ट है प्रत्यायोजन अर्थात प्रत्याधिकरण का सिद्धांत। प्रत्यायोजन अर्थात प्रत्याधिकरण का सिद्धांत, तो इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों। प्रत्यायोजन का मतलब होता है सत्ता को सौंपना और वापस ले लेना। देखिए, तो सौंपना और चलिए इसको व्यवहारिक रूप से समझिए आप। प्रत्यायोजन इसका मतलब ये हुआ कि एक संगठन में एक सफल संगठन में प्रत्यायोजन की सुविधा भी होना चाहिए।
मतलब ये कि एक अधिकारी जो है उसको इतना अधिकार मिलना चाहिए कि वो जब कार्य का वितरण करे, अलग अलग लोगों को जब वो कार्य दे, तो उसके पास इतने अधिकार होना चाहिए कि वो उन कार्यों को वापस ले भी सके उस व्यक्ति से, अगर जिसको उसने काम दिया है करने के लिए, अगर वो उचित रूप से वो कार्य नहीं कर रहा है तो उससे वो कार्य वापस ले सके और किसी और को भी दे सके। ठीक है ना? इस प्रकार के अधिकार उसके पास में होना चाहिए, अर्थात इतना नियंत्रण उच्च अधिकारी का निम्न अधिकारियों पर होना चाहिए कि वो अपने जो कार्य दिया है, जो उसने नियम बताए हैं, जो आदेश दिया है, उस पर नियंत्रण रख सके कि वो उस अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा हो तो वो अधिकारी उस व्यक्ति से या उस कर्मचारी से कार्य को लेकर के किसी अन्य को दे सके। ये व्यवस्था भी एक संगठन के अंदर होनी चाहिए। तो ये होता है प्रत्यायोजन अर्थात प्रत्याधिकरण का सिद्धांत। क्लियर हुआ है ना दोस्तों? चलिए स्लाइड वगैरह आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, आप पढ़िए, आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए बना दी जाती है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। क्या होता है ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत? मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, एक सबसे बड़ी संगठन के अंदर से सबसे बड़ी समस्या होती है ना, वो समस्या ही यही होती है कि इस पूरे संगठन की जो शक्ति है वो कहां पर रखे, केंद्र में रखे या बांट दे, मतलब एक व्यक्ति के पास रखे या बांट दे। तो मुझे ये बताइए, क्या एक मान लेते हैं कि हमारी सरकार ने एक पूरा विभाग बनाया जिसे हम बोलते हैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, है ना? हम अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमने उदाहरण लिया था, इसलिए इसी का उदाहरण लेते हैं वापस से कि एक शिक्षा विभाग हमारी सरकार ने बनाया। अब मुझे ये बताइए, क्या वो अकेला विभाग पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित कर सकता है? क्या पूरी शिक्षा व्यवस्था जो पूरे देश में संचालित हो रही है, क्या उस पर नियंत्रण रख सकता है? तो आप सभी जानते हैं अच्छे से नहीं रख सकता। ठीक है, उसे भी अन्य विभागों की और उन विभागों को भी अन्य उप विभागों की और उन उप विभागों को भी कई अधिकारियों की और उन अधिकारियों को भी कई कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी उस पूरी शिक्षा व्यवस्था का संचालन करने के लिए पूरे देश में। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जब इस प्रकार की एक चेन बनती है दोस्तों, तो उस चेन में अपने आप उस शक्ति का विभाजन हो जाता है और इसी विभाजन को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो संगठन में एक संगठन का उचित संचालन करने के लिए केंद्रीकरण की अपेक्षा विकेंद्रीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये विकेंद्रीकरण की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यही होना चाहिए अगर संगठन से अच्छे से कार्य करवाना चाहते हैं आप, अगर संगठन से ज्यादा की उम्मीद रखना चाहते हैं आप, तो उसके अंतर्गत सत्ता में और उत्तरदायित्व में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है मेरे प्यारे दोस्त, ये लोकतंत्र है, अधिनायक तंत्र नहीं है। अधिनायक तंत्र होता तो शक्ति केंद्रीकृत होती, विकेंद्रीकृत नहीं होती। उत्तरदायित्व भी उत्तरदायित्व होता ही नहीं है ना? सिर्फ शक्तियों की बात वहां कर लीजिए अधिनायक तंत्र में, लेकिन यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है, यहाँ प्रजातंत्र की बात हो रही है और प्रजातंत्र या लोकतंत्र के अंतर्गत दोस्तों शक्तियों का भी विकेंद्रीकरण होता है और उत्तरदायित्व का भी विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, ये स्लाइड में आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के हमारे पूरे 8 सिद्धांतों पर हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार दोस्तों। इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को, इतना डिटेल में, इतना व्यवहारिक रूप से एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को, पढ़ने के लिए नोट्स भी देता हूं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करता हूं। आप कम से कम इतना फोकस करके दोस्तों आधे आधे पूरे घंटे क्लास होती है यार, पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ प्लीज इसको एक बार अगर अच्छे समझ भी लेंगे ना, सुन भी लेंगे मुझे, तो भी आपका टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। बस उसके बाद में आपको वही बोलता हूँ कि इस नोट से एक बार रिवीजन लगाएं, इस लेक्चर को तुरंत देखने के बाद में एक बार पीडीएफ जरूर देखें। पीडीएफ देखने के जस्ट बाद में आप उसी दिन आपको अपनी बुक से इसी टॉपिक को क्लियर भी करना आवश्यक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगले जो सेशन होगा हमारा उसमें हम बात करेंगे सूत्र एंड स्टाफ अभिकरण की, सूत्र और स्टाफ अभिकरण। ठीक है, और जिन दोस्तों के पास में हमारे व्हाट्सएप नंबर नहीं है, जो अपनी समस्याएं या अपने डाउट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाई क्लासेस नाम से ग्रुप है दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन कर ले और वहां से सभी पीडीएफ फाइल आप आसानी से अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, कई बच्चों की कमेंट आती है मेरे पास में कि सर 3rd ईयर की क्या फीस है, 2nd ईयर की क्या फीस है या 1st ईयर की क्या फीस है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए समर्पित है। मेरी पूरे शिक्षा व्यवस्था आपके लिए समर्पित है। जितनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, निःशुल्क कर रहा हूँ। कोई चार्जेस दोस्तों, हमारी किसी भी क्लासेस का कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।